हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि मगध में आपका जो सबसे बड़ा साम्राज्य हमारा हुआ था, किसका हुआ था? मौर्य साम्राज्य का हुआ था। किसका हुआ था? मौर्य साम्राज्य का हुआ था, जिसमें सबसे महान शासक हमारा कौन होता है? अशोक होता है। कौन होता है? सम्राट अशोक होता है, जिन्होंने विभिन्न अभिलेख आपके लिखे थे। ठीक है। और राज्य के कई कोनों पर उन्होंने अपने अभिलेख अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग लिपियों में यहाँ पर लिखा था, जिसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने आपका जो है सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है सबसे बड़ा क्षेत्र आपका जो है मौर्य साम्राज्य के अंडर में था। उसके बाद यहाँ पर कई विदेशी आक्रमण हुए, क्योंकि जब से मौर्य साम्राज्य खत्म होता है उसके बाद बहुत सारे राजवंश यहाँ पर आए। सभी लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। ठीक है। तो शक्तियाँ क्या हो गई? बंट गई, और बंट गई तो आपका जो है थोड़ा शक्तियाँ कमज़ोर हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर कई विदेशी आक्रमण हुए, तो उन्होंने भी यहाँ पर शासन किया। जैसे इंडो ग्रीक आए, आपके कुषाण वंश आए, आपके पहला वंश आए। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर शासन किया। उसके बाद कुषाण वंश के जो अंतिम राजा होते हैं उनको कौन कर देता है? गुप्त वंश का राजा जो है क्या? श्रीगुप्त, इसको क्या करता है? समाप्त कर देता है। ठीक है। इस कुषाण वंश को पूर्णतः समाप्त कर देता है। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम भी हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, जो कि सबसे महान प्रतापी शासक होता है। परंतु चंद्रगुप्त प्रथम से पहले आपका जो है गुप्त साम्राज्य के यहाँ पर क्या हो गई? स्थापना हो गई थी। यानी गुप्त साम्राज्य यहाँ पर स्टेबलाइज हो चुका था। ठीक है, भारत पर। और सबसे इसका प्रतापी शासक जो होता है चंद्रगुप्त प्रथम होता है। उसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या कर देता है? कुषाण वंश के अंतिम शासक को यहाँ पर खत्म कर देता है। उसके बाद हमारा गुप्त साम्राज्य स्टार्ट होता है। तो उस गुप्त साम्राज्य के बारे में दोस्तों हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गुप्त साम्राज्य का ये वाला क्षेत्र आपका जो है ये गुप्त साम्राज्य के अंडर में होता है। ठीक है। तो अखंड भारत का सिर्फ ये मौर्य साम्राज्य के पास इतना क्षेत्र था, परंतु गुप्त साम्राज्य इतना ही अपने पास क्या कर पाया? कवर कर पाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पिछली वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं और उसके PYQs को देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा था आपका जो है मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में दोस्तों हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो मौर्योत्तर काल था, ठीक है, उसमें हमने देखा कि मौर्य काल के पतन के बाद मगध क्या है? छोटे छोटे राज्यों में टूट गया था। क्या टूट गया? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था। और यहाँ पर क्या है? बहुत सारे विदेशी आक्रमण यहाँ पर हुए, जिसमें से 4 विदेशी आक्रमण महत्वपूर्ण हुए। आपका इंडो ग्रीक, शक वंश, पहला वंश और कुषाण वंश। इसको याद कैसे करना है? इस्पक। ठीक है। इस्पक ISPK आपको ध्यान रखना है कि पहले I फिर SP और K। ठीक है। इंडो ग्रीक, शक वंश, पहला वंश और कुषाण वंश, इनका यहाँ पर क्या रहा दोस्तों? यहाँ पर जो है इन्होंने विदेशी आक्रमण जो हुए आपके कौन कौन से थे? आपका इंडो ग्रीक, शक और पहला और कुषाण वंशों ने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। ये सभी आपके क्या है? विदेशी साम्राज्य थे। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि इंडो ग्रीक सबसे पहले जो आक्रमण होता है, इंडो ग्रीक जो आपका है कहाँ से आए थे दोस्तों? यूनानी थे। ठीक है। यूनान क्षेत्र से आए थे। और यूनान में एक क्षेत्र है आपका बैक्ट्रिया। कौन सा? बैक्ट्रिया। तो बैक्ट्रिया कहाँ पर? आपका हिंदूकुश पर्वत के पश्चिम वाला क्षेत्र जो है उसे बैक्ट्रिया कहा जाता है। और बैक्ट्रिया से आपके जो है कुछ यूनानी भारत में आते हैं और भारत पर अटैक करते हैं। कौन करते हैं? भारत पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। इसलिए इन लोगों के इंडो ग्रीक को क्या कहा जाता है? बैक्ट्रियास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्ट्रियास भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से आया। और बैक्टीरिया क्या है? हिंदूकुश पर्वत के पश्चिम क्षेत्र पर आपके एक क्षेत्र है बैक्टीरिया, वहाँ से आपकी जो ये यूनानी भारत में आए थे। इसमें हमने देखा कि जो इसका सबसे पहला यवन आक्रमणकारी जो हुआ वो कौन हुआ? डेमेट्रियस प्रथम। तो सबसे पहले जो यवन शासक हुआ कौन? डेमेट्रियस प्रथम। इसने क्या सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद बैक्टीरिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में यूकेटाइड्स ने भी भारत पर आक्रमण किया। अब ये दोनों आपके जो है यूकेटाइड्स भी आपके जो है यूनान से आया था, और डेमेट्रियस भी कहाँ से आया? यूनान से। दोनों क्या है? आपके बैक्टीरिया से आए थे। अब बैक्टीरिया में जब आपसे विद्रोह होने लग गया था, ठीक है, राज्य में, तो ये अलग अलग जगह पर जाना शुरू किया। तो यूकेटाइड्स ने भी आपके क्या है? भारत पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार भारत पर क्या है? उसी टाइम पीरियड में आपका जो है 2 वंश यहाँ पर स्टार्ट हुए। एक हुआ आपका डेमेट्रियस वंश और एक हुआ आपका यूकेटाइड्स वंश। डेमेट्रियस वंश के संस्थापक हुए आपके डेमेट्रियस प्रथम, और इसकी राजधानी है साकल। और ठीक है, यूकेटाइड्स वंश के संस्थापक हुए आपके यूकेटाइड्स, और इसकी राजधानी है तक्षशिला। तो ये दोस्तों हमने ये देखा, तो यहाँ पर हमने देखा था मैप में कि आपका जो है बैक्टीरिया कहाँ पर है दोस्तों? आपका ये आपका हिंदूकुश पर्वत है। ठीक है।
हिंदू के उस पर्वत के पश्चिम वाले क्षेत्र कौन सा, ये बैक्टीरिया है। और यहाँ से ये लोग क्या है भारत में आए थे और इन्होंने यहाँ पर भारत पर अटैक किया था। ठीक है, तो दो वंश हमने देखा है। तो सबसे पहले डेमेट्रियस वंश की राजधानी साकल थी, इसका हमने देखा था। इसके सबसे प्रतापी शासक होता है मिनांडर। इसके बारे में हमने भूस्यपुत्र शुंग के जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें भी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, मौर्य साम्राज्य में जब हम शुंग वंश पढ़ रहे थे, ठीक है, तो शुंग वंश हमने पुष्यपुत्र शुंग देखा कि उसने क्या मिनांडर के साथ अटैक किया था और मिनांडर को उसने हरा दिया था। उसके बाद दोस्तों बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध मिनांडर ने क्या किया, बौद्ध भिक्षु बन गया। नागसेन से इन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। कौन, मिनांडर। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग से अटैक करने के बाद जब उससे हार गया था। उसके बाद यूक्रेटाइड्स वंश में ये राजधानी हुई तक्षशिला में। इसका सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, यूक्रेटाइड्स वंश का एंटियालिकेट्स। कौन हुआ, एंटियालिकेट्स। और इसने क्या किया, भागभद्र वदिशा के दरबार में राजदूत हेलियोडोरस को इसने भेजा था और वहीं पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी, हेलियोडोरस ने की थी। और हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया, इससे हमें ये प्रमाण मिलता है। उसके बाद दोस्तों यूक्रेटाइड्स वंश की राजधानी, अच्छा ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम ये देख सकते हैं ये गरुड़ स्तंभ इन्होंने बनाया था, किसने, हेलियोडोरस ने। तो विदिशा स्थित हेलियोडोरस स्तंभ खाम बाबा। ठीक है, तो खाम बाबा इसे कहा जाता है। फिर हमने देखा कि यूनानियों का क्या भारत पर प्रभाव पड़ता है। तो यूनानियों जो आपका ज्योतिष विद्या है वो किससे भारत ने किससे सीखी थी, यूनानियों से सीखी थी। ठीक है, भारतीयों से भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, जैसे योग हो गया आपका, योग धर्म के अपनाया इन्होंने। ठीक है, भागवत धर्म को, और योग एवं योग की क्रिया और तपस्या करना, ये सब इन्होंने भारतीयों से सीखा था। किससे, यूनानियों से। और यूनानियों ने भारत को क्या सिखाया, आपके सिक्के बनाने की कला इन्होंने सिखाई। सोने के लिखित सिक्के क्या है, यूनानियों ने भारत में चलाए थे। और इन्होंने क्या किया, एक तरफ राजा की फ़ोटो लगाते, दूसरी तरफ देवी देवताओं की फ़ोटो लगाते थे। ठीक है, उनके चिन्ह यहाँ पर उसमें उल्लेख कर लिखते थे। ठीक है, किसमें, सिक्कों पे। तो ये इन्होंने क्या है भारत से यूनानियों से सीखा था। और भारत से यूनानियों ने क्या सीखा, तपस्या और योग की क्रियाएं यूनानियों ने भारतीयों से सीखा था। ठीक है, अब शक आक्रमण की बात करते हैं। इसके बाद शक आए। शक आपके कहाँ से आए, ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए थे। और शक राजाओं को क्या कहा, क्षत्रप कहा जाता था। और ये 5 जगहों पर भारत में आकर बसे। कहाँ कहाँ पर, कांधार में, मथुरा में, नासिक में, तक्षशिला और उज्जैन में। ठीक है, तो इन 5 जगहों पर आपके कौन बसे, शक बसे। शक तक्षशिला की इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो इस शाखा में शासक कौन था, एजेलिसिस। कौन, एजेलिसिस। सिक्कों पर इसने क्या कर दिया, अपने सिक्कों पर क्या है, लक्ष्मी का चित्र बनाते, क्या करते थे, लक्ष्मी का चित्र अंकित करते थे, जो तक्षशिला में। तो तक्षशिला में राजा कौन हुआ, शासक कौन हुआ, एजेलिसिस। कौन, एजेलिसिस। ठीक है, उसके बाद मथुरा में हमने देखा कि मथुरा में कौन शासक हुआ आपका, ठीक है, कौन हुआ दोस्तों आपका, इसने क्या कहते हैं, जो मथुरा का जो शासक था, ठीक है, उसने क्या 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा ने उस मथुरा के शासक को क्या कर पराजित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत के कैलेंडर की शुरुआत भी इसने कर दी। फिर नासिक के शासक जो है, ठीक है, कौन हुआ, नहपान हुआ। और इसने क्या किया, सातवाहनों में महाराष्ट्र कि एक बड़ा भूभाग छीन लिया था। फिर उसमें हमने देखा कि सातवाहन वंश के जो गौतमपुत्र सतकर्णी थे, उन्हें इसे क्या कर दिया, पराजित कर दिया था। और इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, जोगलथम्बी के से मिले सिक्कों पर मिलता है, क्योंकि इसने क्या कर, एक तरफ अपनी फ़ोटो अंकित करी थी और दूसरी तरफ गौतमपुत्र सतकर्णी की फ़ोटो अंकित की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है नासिक के शासक कौन हुआ, नहपान। कौन हुआ, नहपान। फिर उज्जैन के जो शासक हुए वहाँ पर कौन हुए, सबसे प्रतापी शासक उज्जैन में कौन हुआ, रुद्रदामन। कौन हुआ, रुद्रदामन। उसने क्या किया था, गुजरात के जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें क्या है, संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखा था। ठीक है, किसमें लिखा था, उन्होंने संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखा था। किसने, आपका रुद्रदामन ने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रुद्रदामन अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो रुद्रदामन का है। संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख लिखा गया है, तो जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन द्वारा संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख लिखा गया है, जूनागढ़ अभिलेख। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद हमने पहला वंश देखा। पहला वंश क्या है, मध्य एशिया के ईरान से आए थे और इन्होंने इस वंश का प्रथम जो शासक हुआ कौन हुआ, मिथ्रीडेट्स। कौन हुआ, मिथ्रीडेट्स हुआ। जबकि सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, गोंडा फर्निस। कौन हुआ, गोंडा फर्निस। ठीक है, तक्षशिला अपनी राजधानी इन्होंने बनाई थी। तख्त ए बही अभिलेख में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इस ईसाई धर्म प्रचारक जो सेंट थॉमस था वो आपके किसके, पहला वंश के टाइम पीरियड में ही भारत में आया था। ठीक है, तो कौन है, गोंडा फर्निस। गोंडा फर्निस के टाइम पीरियड में ही आपको कौन, सेंट थॉमस जो है भारत में आया था, जो कि पहला ईसाई प्रचारक था। तो आपसे भी बन जाता है दोस्तों क्वेश्चन कि भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था, तो आपको ध्यान रखना है सेंट थॉमस। कौन था, सेंट थॉमस, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमने देखा कुषाण वंश। कुषाण वंश को क्या गया, यूची जाति के थे। ठीक है, पश्चिमी चीन के यूची जाति के लोग थे। ठीक है, और ये पश्चिमी चीन से खदेड़ जाने के बाद इनकी जो एक शाखा है वो आपके अफगानिस्तान में गई, दूसरी शाखा आपके तिब्बत में आई। और जो तिब्बत वाली शाखा थी उसी ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन हुआ, आपका कुजुल कैटफिशस। कौन हुआ, कुजुल कैटफिशस आपका जो है संस्थापक
संस्थापक हुआ। और अगला शासक हुआ हमारा विम कैडफिसस, इसका पुत्र हुआ। ठीक है, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है, विम कैडफिसस को। इसने गांधार पंजाब में और मथुरा के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। शैव धर्म को मानता था ये। ठीक है, और शैव धर्म यानी जो आपके जो है शिव जी को मानते। ठीक है, तो इनको क्या है, जो इनको मुद्राएं थी उनमें एक तरफ शिव होता था, नंदी होता था, त्रिशूल होता था, और दूसरी तरफ महेश्वरा लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? महेश्वरा लिखा है। और इसके सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? कनिष्क हुआ। कौन हुआ? कनिष्क। और कनिष्क हमने देखा था कि कुषाण वंश का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में आपका जो है अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शक संवत की इन्होंने शुरुआत की थी। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कनिष्क की राजधानी आपके पुरुषपुर, पेशावर, जो कि वर्तमान में पेशावर नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पुरुषपुर में इसकी क्या थी? राजधानी थी। कनिष्क ने के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी। ठीक है, ये भी तो आपको दोस्तों जब हम बौद्ध संगीति पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो कुंडल वन में बौद्ध संगीति हुई थी उस समय राजा कौन था? कनिष्क था। ठीक है, और इसी समय जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था। ठीक है, दो शाखाओं में बंट गया था, हीनयान और महायान। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने उस वीडियो में भी बताया आपको बौद्ध धर्म वाले में, और यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि हीनयान और महायान जो है शाखा है वो किसके टाइम पीरियड में आपके जो है दो भागों में विभक्त हो गई थी? तो कनिष्क के टाइम पीरियड में। ठीक है, कनिष्क के समय मथुरा कला और गांधार कला का भी विकास हुआ था। ठीक है, तो कनिष्क के टाइम पीरियड में आपके मथुरा कला और गांधार कला का विकास होता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी बना था। और सर्वाधिक सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के भी किसने चलाए थे? कनिष्क ने चलाए थे। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और उस समय जो हिंदुकुश पर्वत के पास सोने की खानें मिली थी, इसलिए सर्वाधिक शुद्ध सोने के जो सिक्के चलाए थे किसने चलाए थे? कनिष्क ने चलाए थे। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर हमने देखा कि कनिष्क के दरबार में 4 विद्वान होते हैं, 5 विद्वान होते हैं। हमें कौन? पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। कौन है? पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। इसमें इन्होंने क्या किया? अलग अलग इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। जैसे कनिष्क के राजकवि हुए अश्वघोष। कौन हुआ? अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित लिखी थी। किसने लिखी? बुद्ध चरित लिखी थी। और नागार्जुन और बौद्ध आचार्य ने क्या कहते हैं? शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। किसने? नागार्जुन और बौद्ध आचार्य ने। और नागार्जुन को ही आपका भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? वसुमित्र। ये भी एक बौद्ध आचार्य थे और इन्होंने क्या की थी? महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। चरक ने एक आयुर्वेद आचार्य थे और इन्होंने चरक संहिता की नामक एक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की थी। तो चरक संहिता में आप अपने आयुर्वेद के बारे में जितना भी नॉलेज मिलता है तो किसमें मिलता है? हमें चरक संहिता मिलता है। क्या है? चरक संहिता मिलता है। और ये चरक संहिता किसने लिखी है? महर्षि चरक ने लिखी। किसने लिखी? चरक ने लिखी है, जो कि आपका कनिष्क का दरबार का विद्वान थे। ठीक है, तो 5 विद्वान इनके दरबार में होते हैं। फिर हमने रेशम मार्ग देखा है, तो रेशम मार्ग में क्या है? यूरोप, ईरान, मध्य चीन से आपका चीन में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन किया जाता है। तो चीन से आपका जो है रेशम यूरोप, ईरान और मध्य एशिया में भेजा जाता था। और बीच में जो है हिंदुकुश पर्वत पर जो है इनका गुजरना होता था। हिंदुकुश पर्वत पर क्या करते हैं? यहाँ का राजा क्या करता? कनिष्क क्या करता है? इनसे टैक्स लेता था। और यही टैक्स जो है कनिष्क के दरबार का सबसे की अर्थव्यवस्था का जो है सबसे बड़ा स्रोत था। कौन? आपका रेशम। ठीक है, रेशम मार्ग। ठीक है, तो यहीं से वो क्या करता? कर टैक्स वसूलता, सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलता था। कनिष्क की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। इस कारण भाई छोटे छोटे सामंत अलग अलग वंश में टूट जाते हैं। और अंतिम शासक कौन होता है? वासुदेव, जिसको बाद में आपका जो है आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या है? वासुदेव को गुप्त साम्राज्य के जो है राजा इसको मार देते हैं और यहाँ पर गुप्त वंश की शुरुआत कर लेते थे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा। तो ये रेशम मार्ग है, इस तरीके से ये फैला हुआ था। ठीक है, चीन, भारत और अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था। इसके हम PYQ थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो महानतम शासक कौन हुआ? कुषाण नेता का महानतम शासक कौन हुआ दोस्तों? जो बौद्ध बन गया था। कौन बन गया था? आपका कनिष्क। कौन बन गया था? कनिष्क। तो कुषाण वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था जो आपके बौद्ध बन गया था? तो ये कौन बन गया था? कनिष्क। कनिष्क ने आपने क्या लास्ट में आपका बौद्ध धर्म अपना लिया था। कनिष्क की राजधानी कहाँ है दोस्तों? आपकी कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? आपकी पुरुषपुर में। कहाँ पर थी? पुरुषपुर में, जिसका वर्तमान नाम क्या है? पेशावर। कौन सा है? पेशावर इसका क्या है? वर्तमान नाम है। ठीक है, और उस समय ये क्षेत्र कौन सा था? पुरुषपुर नाम से जाना जाता था। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि पेशावर का प्राचीन नाम क्या था? तो पुरुषपुर आपको दोस्तों ध्यान रखना है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट ने 78 ईस्वी में किया था? हमने आपको बताया है कि जब कनिष्क का 78 ईस्वी में क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। उस समय आपका क्या है? अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में क्या करता है? शक संवत की शुरुआत करता है। तो किसने की थी दोस्तों? कनिष्क ने की। कनिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कनिष्क के बारे में हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? किसने सोने के सिक्के चलाए थे? किसने चलाए थे दोस्तों? कुषाण वंश ने। तो शुद्ध सोने के सिक्के नियमित रूप से किसने चलाए थे? कुषाण वंश ने चलाए थे सर्वाधिक सिक्के। ठीक है, और कुषाण वंश में कौन था शासक? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। हमने अभी वीडियो में देखा था। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में
विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो विशुद्ध संस्कृत भाषा में, किसमें? संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो हमने पढ़ा कि शक राजा जो थे रुद्रदामन, ठीक है, कौन? रुद्रदामन। इन्होंने क्या किया? संस्कृत भाषा में आपका जूनागढ़ अभिलेख लिखा था। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख लिखा था, जो कि आपके कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख, या इसको क्या कहा जाता है? रुद्रदामन अभिलेख भी कहा जाता है। तो जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखा था? रुद्रदामन ने लिखा था। और ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है दोस्तों? पेशावर। मैंने आपको क्या बताया कि पुरुषपुर को अब क्या है? पेशावर नाम से जाना जाता है वर्तमान में। तो पेशावर का प्राचीन नाम था पुरुषपुर। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन कौन थे दोस्तों? तो इसके कनिष्क के दरबार में क्या है? 5 विद्वान थे, और 5 विद्वानों में से 3 विद्वानों का नाम यहाँ पर लिखा है। कौन कौन है दोस्तों? नागार्जुन है, अशोक घोष और वसुमित्र। हमने अभी पढ़ा था कि नागार्जुन, अशोक घोष और वसुमित्र कौन हुए दोस्तों? आपके कनिष्क के जो ये दरबार के महत्वपूर्ण विद्वान थे। ठीक है, तो सबसे विद्वान जो थे आपके कौन थे? जो कनिष्क के दरबार में थे। कौन? नागार्जुन, अशोक घोष और वसुमित्र। ये 3 यहाँ पर है, तो ये इसके समकालीन हो जाएंगे। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने सर्वप्रथम जो है स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे दोस्तों? तक्षशिला आपका कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में आपका तक्षशिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपका भारतीयों में महान रेशम मार्ग या सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? तो किसने आरंभ कराया दोस्तों? रेशम मार्ग, सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? तो किसने कराया था दोस्तों? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने यहाँ पर शुरुआत करवाई थी। और यहाँ पर हमने दिखाया था कि रेशम मार्ग से ही सबसे ज़्यादा टैक्स ये वसूलता था। कौन? कनिष्क। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ठीक है, तो कनिष्क, चरक और नागार्जुन हमने अभी पढ़ा कि कनिष्क के दरबार में जो 5 विद्वान थे उनमें से चरक और नागार्जुन भी थे। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि किसके दरबार की शोभा थे? तो किसके दरबार के थे? कनिष्क के। तो कनिष्क के दरबार के महत्वपूर्ण विद्वान ये थे। ठीक है, चरक और नागार्जुन। चरक ने क्या किया? आपका चरक संहिता का निर्माण किया है। और नागार्जुन को क्या कहा जाता है? आइंस्टीन कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया कि नागार्जुन को आपको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट PYQs जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, और उसके आंसर्स मैंने आपको अभी बता दिए हैं। और अब हमारा जो है गुप्त काल है दोस्तों, तो थोड़ा गुप्त काल को समझेंगे, और उसके बाद बाकी जो भी बचेगा उसको हम अगले वीडियो में क्या है फिनिश करेंगे। तो गुप्त वंश की बात करें दोस्तों, तो गुप्त वंश के इतिहास को जानने का स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेख के साक्ष्य और विदेशी यात्रियों का विवरण हमारा सहारा लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो गुप्त वंश का जो हमें साक्ष्य मिलता है या गुप्त वंश के बारे में जो स्रोत जो मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं? आपके साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, अभिलेखों से मिलते हैं, और विदेशी यात्रियों के जो विवरण थे उनके बारे में दोस्तों हमें देखते हैं। जैसे साहित्यिक स्रोत की बात अगर दोस्तों हम करें, तो जैसे वायु पुराण में हो गया, मत्स्य पुराण में हो गया, कालिदास की रचनाएं हो गई, मुद्रा राक्षस हो गया, तो इनमें दोस्तों हमें गुप्त वंश के बारे में जानने को मिलता है। किसमें? वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में मिलता है, मत्स्य पुराण में भी मिलता है, और कालिदास की रचनाओं में भी मिलता है, और मुद्रा राक्षस में भी हमें दोस्तों जो है गुप्त वंश के स्रोत हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उनकी यानी गुप्त वंश के साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ की बात करें दोस्तों, तो बौद्ध ग्रंथ में आर्य मंजूश्री, मूल कल्प और वसुबंधु चरित, ठीक है, वसुबंधु चरित, इनमें हमें क्या है दोस्तों गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, ये आर्य मंजूश्री हो गया, मूल कल्प हो गया, वसुबंधु चरित हो गया, ये बाद में लिखे गए दोस्तों। ठीक है, क्या है? ये बाद में लिखे गए थे, बहुत बाद में लिखे गए थे, और इनके टाइम इनमें भी हमें क्या है गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से आपके? आर्य मंजूश्री आपकी बौद्ध ग्रंथ है, मूल कल्प और वसुबंधु चरित भी आपके जो है बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब विदेशी विवरण के बारे में दोस्तों, जैसे फाहियान आपका जो है विदेश भारत में आया था। ठीक है, वेनसांग आपका भारत में आया था, जो कि चीन से आया था। अल बरूनी हो गया। ठीक है, तो फाहियान ने अपनी जो है अपने लेख में आपका क्या लिखा है? जो है गुप्त वंश के बारे में लिखा है। वेनसांग ने अपने इसमें लिखा है। ठीक है, अल बरूनी ने अपने पुस्तक में लिखा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, गुप्त वंश के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी है, जो कि महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम हमारे आती है। किसके? गुप्त वंश के। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन? स्वर्ण वंश शासकों के सामंत थे, और हम मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश जो थे वो क्या थे? कुषाण शासकों के सामंत थे। यानी मैंने आपको कभी बताया ना, चंद्रगुप्त प्रथम ने आपके वासुदेव को परास्त किया था, परंतु इसके संस्थापक कोई और थे। ठीक है, यानी कुषाण वंश के साथ साथ में आपका कौन? गुप्त वंश भी चल रहा था भारत में। क्या है? कुषाण वंश के साथ साथ में आपका गुप्त वंश भी साथ में चल रहा था। ठीक है, तो इस एक तरफ कुषाण वंश चल रहा था, दूसरी तरफ आपका गुप्त वंश चल रहा था, परंतु गुप्त वंश का जो महत्वपूर्ण शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन होता है? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम आपका जो है एक
महत्वपूर्ण शासक होता है जो कि कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन, वासुदेव को खत्म कर देता है। और इस प्रकार जो है कुषाण वंश का अंत यहाँ पर हो जाता है। और इस प्रकार आपका जो है गुप्त वंश जो है पूरे भारत में हमारा फैलना शुरू हो जाता है। यानी अब कुषाण वंश यहाँ पर खत्म हो गया तो अब पूरा गुप्त वंश का ही साम्राज्य यहाँ पर हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसका, आपका गुप्त वंश का। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। परंतु आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन, स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, श्रीगुप्त ने। किसने, श्रीगुप्त ने की थी। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, इनके थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो गुप्त श्रीगुप्त, गुरु श्रीगुप्त को है गुप्त वंश का संस्थापक था, जिसने श्रीगुप्त को माना जाता है। क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, श्रीगुप्त को माना जाता है। और इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी, क्या, महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो श्रीगुप्त ने क्या किया था दोस्तों, आपका महाराजा की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन हुआ, श्रीगुप्त हुआ, जिसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। 240 से 280 ईस्वी यानी 40 साल तक इसने यहाँ पर शासन किया। उसके बाद इसने और क्या है, महाराजा की उपाधि भी इसने धारण की थी। इन्हीं का पुत्र हुआ आपका घटोत्कच। कौन हुआ, घटोत्कच। और श्रीगुप्त के बाद इसका पुत्र घटोत्कच उत्तराधिकारी बनता है और इसने भी आपका महाराजा की उपाधि धारण की। तो यानी श्रीगुप्त ने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी, घटोत्कच ने भी महाराजा की उपाधि धारण करी थी। फिर उसके पुत्र हुए आपका कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि आपका क्या है, घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने क्या की थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इसने क्या कर दिया था, आपके जो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था उसको इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने कुषाण वंश का अंत करके इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रथम का विवाह जो है लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी, कौन, लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे इन्होंने विवाह किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में, कब, 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो गुप्त संवत किसने चलाया था दोस्तों, आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो गुप्त संवत किसने चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और शक संवत किसने चलाया था, आपका कनिष्क ने। किसने, कनिष्क ने चलाया था, ठीक है। और आपका विक्रम संवत जो है किसने चलाया था, विक्रमादित्य ने, ठीक है, विक्रमादित्य ने, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम आप ने क्या किया था, आपका गुप्त संवत की शुरुआत की। तो आपसे पूछा जाए कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की। कब की थी, आपका 319 ईस्वी में की थी, ठीक है। और लिच्छवी की वंश की राजकुमारी कुमार देवी इनकी पत्नी थी। तो ये दोस्तों हमने देखा। फिर हम देख लेते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करें दोस्तों, तो समुद्रगुप्त जो है आपका है कुमार देवी का पुत्र था। किसका, कुमार देवी, यानी आपका चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन हुआ, समुद्रगुप्त। और इसने अतः अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहता था, ठीक है। क्या कहता है, लिच्छवी दोहित्र कहता था, ठीक है। खुद को क्या कहता है, लिच्छवी दोहित्र कहता है, क्योंकि लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी, कुमार देवी। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी थी। इसने आर्यवर्त यानी उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसने क्या किया, उत्तर भारत के जो 9 राज्य थे उनको इसने क्या करते जीत लिया था और इसने अपने साम्राज्य में मिला दिया था। जबकि दक्षिणावर्त के यानी दक्षिण भारत के 12 राज्यों को इसने पराजित किया था और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों, समुद्रगुप्त को क्या है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त को आपको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुए हरिसेन। कौन हुए, हरिसेन। तो समुद्र के दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने इलाहाबाद के प्रशस्ति की रचना की थी। तो इलाहाबाद का जो प्रशस्ति अभिलेख है या आपका इलाहाबाद का प्रशस्ति जो है उसकी रचना किसने की थी, हरिसेन ने। तो इलाहाबाद के प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है, हरिसेन। किसका है, हरिसेन, ठीक है। और जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और समुद्रगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। और सबसे ज़्यादा अपना साम्राज्य का विस्तार किसने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था, गुप्त वंश का विस्तार। और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। क्या था, ये संगीत प्रेमी था। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि क्योंकि इसके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र हमें देखने को मिले, ठीक है। तो वीणा बजाते हुए चित्र हमें क्या है, समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में जो सिक्के चलाए गए थे उसमें आपका वीणा बजाते हुए चित्र हमें देखने को मिले। इसलिए हम मान सकते हैं कि समुद्रगुप्त क्या है, संगीत प्रेमी था। क्या था, संगीत प्रेमी था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये इसके सिक्के हैं, ठीक है। ये कोई वीणा बजा रहा है, कोई आपका वायलिन बजा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के वाद्य यंत्र हमें इसके सिक्कों में देखने को मिले हैं। इसके बाद दोस्तों गुप्त वंश के अंतिम अगला शासक हुआ आपका रामगुप्त। कौन हुआ, रामगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त अगला शासक बना, परंतु एक अयोग्य शासक हुआ, ठीक है। तो रामगुप्त क्या हुआ, एक अयोग्य शासक हुआ। फिर आया दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसके बाद अगला शासक बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय बना। इसने क्या है, मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया था और शक विजय के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपका विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपका विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन हुआ? पहला शासक जो था कौन ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने क्या किया? चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो पहला शासक कौन हुआ जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो कौन हुआ आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के महारौली लंब लोहा स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पर भी क्या करते हैं? विजय प्राप्त की थी। तो बंगाल में भी आपका इसका एक क्या है? आपका लोह स्तंभ मिलता है। किस कौन सा? महारौली। तो महारौली लोह स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का कहाँ पर है? बंगाल में। कहाँ पर है? बंगाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। कौन आया था? फाहियान भारत में आया था। तो फाहियान के बारे में हमने पढ़ा कि फाहियान के लेख में भी हमें क्या मिलता है? गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री कौन था? फाहियान भारत में आया था। तो आपसे पूछा है कि फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।